नाजरीन, में अपने प्रोग्राम बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कराची में जो आशूरे के दिन सानिया हुआ था, आज उसका तीसरा दिन है। आज भी पूरे कराची की सोगवार थी फ़िज़ा, और अगरचे लोग अपने काम पर आए थे, लेकिन काम पर भी तमाम लोग यही मौजूद गुफ्तगू था, और जाए वक़ुआ पर अभी भी वो आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं। आज भी हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग जमा थे, और मुतासरा जितने भी बेचारे दुकानदार थे वो वहाँ खड़े अपनी दुकानों को देख कर रो रहे थे। नाजरीन, आज ग्वादर में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बलूचिस्तान के बारे में NFC अवार्ड है वो पैकेज का ऐलान किया है। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जो लाइव दिखाई गई है सारे चैनल्स पे। हमने बलूचिस्तान के मसले पर बात करने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है दो माहिरीन जो दोनों बलोच हैं और माशाल्लाह बहुत तालीम याफ्ता हैं, और वो इस मौजू के ऊपर बात करना चाहते हैं। दोनों जो हैं कराची में ही रहते हैं और बलोचों के हकूक़ और उनकी डिप्राइवेशन से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। एक तो हैं हमारे साथ वर्कर्स पार्टी पाकिस्तान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब यूसुफ मस्ती खान साहब, हमारे प्रोग्राम में अक्सर तशरीफ़ लाते हैं, आप सब लोग उनको जानते हैं। और दूसरे हैं यूसुफ मलिक गबोल साहब, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मरकज़ी नायब सदर हैं। आप लंदन में भी बहुत अरसा रहे हैं और बलोच हैं, और सारे बलूचिस्तान के लोगों के जो भी महरूमियाँ हैं उनसे ख़ुद बखूबी तौर पे आगाह हैं। तो इन दोनों हजरात से बात करते हैं और फिर आप अपनी ओपिनियन बनाइएगा। यूसुफ मस्ती खान साहब, सर आप तो बलूचिस्तान के हकूक़ के बारे में पहले भी हमारे प्रोग्रामों में काफ़ी वोकल रहे हैं। अब ये NFC अवार्ड भी आ गया, एक गवर्नमेंट ने पैकेज भी दिया, तो इस सिलसिले में कुछ आपका बेलाग तबसरा चाहिए। शुक्रिया जनाब ख्वाजा साहब। सबसे पहले तो मैं अफसोस करूं जो कल का जी बड़ा सख्त दुख हुआ है जी, और उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि कितनी हमारी माएँ, कितनी हमारी बहनें बेवा हुई, कितने हमारे लोग मारे गए। लेकिन अब जिस किस्म से उसको डाइवर्ट किया जा रहा है दौलत की तरफ, जिन लोगों को दौलत का नुकसान हुआ है उस तरफ उस खून के उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, ये अफसोसनाक बात है। होना तो ये चाहिए था कि जी पहले तो इसके ऊपर बहस होती कि किस तरह वो घुसा, कितने लोग मारे गए। अभी वो सारा बैकग्राउंड में चला गया है, ये पता नहीं है अब कितने और जो ज़ख्मी हैं शहीद हो गए हैं, लेकिन दौलत का हिसाब हो रहा है कि किसका नहीं। मगर यूसुफ मस्ती खान, वो भी अगर आप वहाँ, मैं वहाँ होकर आया हूँ आज सुबह, क्या है कि कल रात तक जो लोग खुद खैरात देते थे आज वो खैरात ज़कात लेने के मुस्तहिक हो गए हैं। एक रात में उनकी दुनिया उजड़ गई है। फिर एक दुकान पे 3-3, 4-4 मुलाजम काम करते थे। अच्छा, मालिकों की तो तबाही हुई, मुलाजमों की नौकरी छूट गई। एक आदमी, आपको पता है हमारे मुल्क में 6 आदमियों का कफ़ील होता है, तो वो एक चूँकि माशी हब है। दुख इस बात का है कि चलो जिसने धमाका किया, जो किया उसने तो जाने ली। ये कौन लोग थे जिन्होंने जाके इस मौके पे बजाय इजहार हमदर्दी करते उन्होंने दुकानें लूटनी शुरू कर दी, दुकानों को आग लगानी शुरू कर दी, असले की दुकानें लूट के उसमें से पिस्तौलें राइफलें निकालनी शुरू कर दी। और ये छोटी छोटी कैबन्स वाली दुकानें हैं 4 फुट बाई 6 फुट, यानी इनका मालिक भी कोई सेठ नहीं होता। वो बेचारा वहाँ से होल सेल से लेके आता है। उन पर बिकता क्या है? चश्मे बिकते हैं, बाहर के शैम्पू, साबुन, इतर, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। पूरी दुकान में 1 लाख रुपए का सामान होता है, लेकिन वो साथ साथ लाते रहते हैं, साथ साथ बेचते जाते हैं। तो एक उनकी सर्कुलेशन चल रही होती है, बड़ी रौनक होती है। वो इतनी पतली पतली गलियां हैं कि उसमें एक आदमी मुश्किल से गुजर सकता है। वो सारी की सारी दुकानें जो हैं वो अल्लाह को प्यारी हो गई। उस पर भी अफसोस है, लेकिन बात यह है कि नहीं, वो जो वाकया है उसकी संगीनियत, जो है दौलत फिर कमाया भी जा सकता है। हाँ, ये तो है। जो बंदा चला गया वो तो नहीं आएगा, बर्बाद हुए, जो खानदान तबाह हुए, जो बच्चा यतीम हो गया, नहीं बन पाएंगे। जो बच्चा यतीम हो गया वो अपने बाप को दोबारा जिंदगी भर देख नहीं सकेगा। माँ को नहीं देख सकेगा, बाप को जो गोद में था, और जो जायल हो गया, जो लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, वो सारी जिंदगी के लिए मोहताज हो गया। ये दौलत तो आनी जानी चीज है। वो तो गवर्नमेंट कह रहा है कि जी मैं कंपनसेट करूंगा, कोई कहे सर गवर्नमेंट की कंपनसेशन आपने देखी है, लेकिन ये है कि वो आनी जानी वो तो कब्र पे केवड़ा। दौलत आज मेरे पास है, कल मेरे से वैसी भी जा सकता है किसी और के पास, फिर कमा सकता हूँ। दौलत तो आनी जानी चीज, जाने जो गई है। सही बात है, बड़े दुख की बात। उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। जान एक दफ़ा जो चली गई वो दोबारा कहाँ आएगी। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, मैं समझता हूँ हुकूमत की तरफ से। हुकूमत की नाअहली साबित हो गई है, और बड़े अफसोस की बात है कि रहमान मलिक साहब बयान दे रहे हैं कि जी हम कामयाब हुए हैं क्योंकि वो जो है वो अगले उसमें सही तरीके से नहीं घुस पाया। वो तो अपनी मकसद में कामयाब हो गया, अगर घुसा नहीं घुसा। आपकी तो नहीं, इनका कहना ये था कि उन्होंने जुलूस को बॉक्स सिक्योरिटी दी थी। ये टेक्निकल वर्ड है कि आगे भी एक पुलिस का पूरा दस्ता था, पीछे भी पुलिस का दस्ता था, साइडें बंद कर दी गई थी।
मगर ये शख्स कनात में से कहते हैं दाखिल होने लगा और अब्दुल रज़ाक ने इसको पकड़ लिया और उसने अपने आप को ब्लो कर दिया। मगर आज दिन जब चढ़ा तो और बहुत से वाक़यात आ रहे हैं। कोई कहता है कि खुदकश हमला था ही नहीं, किसी ने कहा जैकेट वाला ही नहीं था, किसी ने कहा किसी गाड़ी में बम रखा हुआ था और उसको रिमोट से ब्लो किया गया है। अच्छा, फिर वहाँ गड़ा भी है। तो अब ये बातें अब जैसे तफ्तीश होगी, अब इनका कहना यह है कि सिटी गवर्नमेंट ने जितने कैमरे लगाए हुए थे उसमें क्रिमिनल्स के फुटेज तो आ गए हैं। अब देखें कि उन फुटेज को फिर फाड़ दिया जाता है या उनको रखा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके इस्तेमाल पर कोई पकड़ा जाता है। फुटेज तो 12 मई को भी आए थे जी, तो बाकायदा सारे फुटेज तो आते ही रहते हैं, वो तो आते रहते हैं, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ उनके भी, उनमें से भी तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। फुटेज वाले खुद हैं। मैंने तो कल वो मुस्तफ़ा ज़ैदी का शेर सुनाया था कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। जी, अब दूसरी बात है बलूचिस्तान की और नेशनल, अब दोनों कीजिएगा, नेशनल अवार्ड भी जो है और पहले पैकेज भी है, दोनों को मिला के कर लें। पैकेज पे तो पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि जो पैकेज आया था वो तो ना आने के अब वो उस दिन प्रॉपरली रिलीज नहीं हो सका था, शायद कोई हो गई थी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस या क्या कुछ था। तो वाकया हुआ था, पता नहीं क्या कुछ हो गया था, हादसा हो गया था वहाँ पेशावर वगैरह में। हाँ, तो वो पैकेज तो ज़ाहिर है जब आया तो उस वक्त से ही हम कह रहे हैं कि ये पैकेज नाकाफ़ी है, क्योंकि एक तरफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ आप ऑफ़र कर रहे हैं पैकेजेस कि ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा। भाई लोग वहाँ पर अपने साहिल और वसाइल पे हुक्मरानी चाहते हैं अपनी, ठीक है। आप उसको कहते हैं कि पैकेज में ये दे रहा हूँ। तो एटॉनमी का इशू जब तक हल नहीं होगा इस मुल्क में, ये मुल्क सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि ये फेडरेशन नहीं चल पाएगा जी। पैकेज जो इन्होंने दिया है, ज़ाहिर है हम इसको कहते हैं जी ये फेडरल स्ट्रक्चर है इस मुल्क में, लेकिन सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम है, वरना सही फेडरेशन के अंदर NFC अवार्ड होता ही नहीं है। वो तो सूबों के पास होता है सारा रेवेन्यू भी, उसका कलेक्शन भी, और फिर सूबे अपने मर्जी से मरकज़ को डिसाइड करते हैं कुछ टैक्स कि ये आप इतने सब्जेक्ट आपके पास हैं या आप चलाएं। लेकिन चूंकि हमारे पास सेंट्रलाइज एक गवर्नमेंट सिस्टम है तो उसमें वो मुख्तसरन आप ये कहना चाहते हैं कि बलोच लेना नहीं चाहता, देना चाहता है। वो कहता है मैं दूं जी, मेरा 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 वो है, क्योंकि मुझे मत दो, मुझसे लो। वो ये कहते हैं कि हम दे रहे हैं, ये खैरात है। ये तो ये कहते हैं ना कि ये हम दे रहे हैं, बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं, बड़ा इसको आपको खैरात दे रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए इस खैरात पे, हम 1,000 नौकरियां भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि जी मुझे अपनी एटोनमी चाहिए जिसमें मैं खुद मालिक हूँ अपने सारे वसाइल का। नहीं, अब NFC अवार्ड ले आइए, बड़ा शोर जी, ये आगाज़ है, वो नहीं, हर काम गवर्नमेंट करती है तो वो आगाज़ होता है, या तो आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान है या आगाज़ जमहूरियत है जो NFC से शुरू हुआ है। आगाज़ जमहूरियत तो शुरू होनी चाहिए थे जब इलेक्शन हुए, जब हुकूमत ने अपनी बागदौड़ संभाली, उस वक्त से आगाज़ होना चाहिए था और रीस्ट्रक्चर करना चाहिए था पाकिस्तान को, एटोनमी देनी चाहिए थी, कोर्ट आज़ाद होते, बड़ी मुश्किलों से तो कोर्ट आज़ाद हुए हैं। तो इसलिए कि ये अब ये कहते हैं कि जी ये आगाज़ जमहूरियत की तरफ एक कदम है NFC अवार्ड, और ये बड़ी कामयाबी है। अब NFC अवार्ड है क्या जी? जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक था तो उस वक्त 80% सूबों को दिया जाता था, 20% मरकज़ रखता था इस NFC अवार्ड का, और उसका क्राइटेरिया क्या रखा था? एग्रीकल्चर एंड रेवेन्यू, क्योंकि एग्रीकल्चर और रेवेन्यू उस ज़माने में वेस्ट पाकिस्तान ज़्यादा कलेक्ट करता था, तो इसलिए उसको एग्रीकल्चर एंड रेवेन्यू पे रखा। फिर आके 74 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जो अवार्ड आया, वो 80-20 का क्राइटेरिया सूबे और उसका वो वैसे ही रहा, पॉपुलेशन पे रखा, फिर उसको पॉपुलेशन कर दिया। अब जब पॉपुलेशन कर दिया तो जाहिर है बलूचिस्तान में पॉपुलेशन है ही नहीं, सारे सूबों को, छोटे सूबों को तकलीफ हुई। उसके बाद जो है फिर ज़िया-उल-हक के ज़माने में एक इंटरम वो दिया गया NFC अवार्ड, जिसमें जो सेंटर का हिस्सा था वो बढ़ा दिया गया था, ठीक है, और सूबों का कम कर दिया गया था। फिर आया मुशर्रफ साहब के ज़माने में आप आते हैं तो उसने जो है फिर सेंटर का थोड़ा कम करके 67% करके, इनका 33% करके सूबों का, और उसको कहा कि पॉपुलेशन की बुनियाद पर करेंगे। अब ये कहते हैं कि जी मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर हम बांट रहे हैं। अब मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर उन्होंने किया क्या है? उन्होंने किया ये है कि 80-20 जो मसला है जो होना चाहिए था कि सबसे पहले ये 20% देते मरकज़ खुद रखता है, 80% देते सूबों को, तो हम कहते हैं भाई इन सूबों को ये फ़ायदा हुआ। फिर इन्होंने कहा कि मल्टीपल क्राइटेरिया में फिर 82% पॉपुलेशन पे रखा। अच्छा। और वो जो आपके आबादी और बैकवर्डनेस पे 10% रखा।
अब इसमें रेवेन्यू के ऊपर 5% रखा।